बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो चैप्टर का स्टार्ट हम लेंगे फंक्शंस के इंट्रोडक्शन से। तो हमें पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन क्या है। फ़ंक्शन को हम एक वर्ड में कहेंगे कि ये एक रिलेशन है। फंक्शन इज़ अ रिलेशन। रिलेशन क्या है, किस चीज़ का रिलेशन है? वैल्यूज़ का रिलेशन है। वैल्यूज़ का रिलेशन है। हम इसकी एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास हम कुछ इनपुट्स देते हैं किसी एक जैसे हम कंप्यूटर की इनपुट देते हैं तो हमारे पास कुछ आउटपुट्स आती हैं। तो वो इनपुट्स दी और वो जिस रूल, जिस वे, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आउटपुट आई है, उस रूल को हम कहेंगे कि वो क्या है, फंक्शन है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि फ़ंक्शन को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक से फ़ंक्शन की डेफिनेशन किया है ताकि आप लोग उसी को फॉलो कर सकें। फंक्शन इज़ अ रूल आर कॉरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू टू सेट्स इन सच अ वे डैट, दो सेट को रिलेट करती है इन सच अ वे डैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट। वो उसकी कॉरस्पॉन्डेंस हो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ, और वो एलिमेंट किसका होगा, सेकंड सेट का। फिर से फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, रूल है जो रिलेट करता है दो सेट को। किस तरह से कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स को ये कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन रखते हों सिर्फ़ और सिर्फ, मतलब इसका एक एलिमेंट है। पहली बात तो ये कि फर्स्ट सेट के ना तमाम एलिमेंट्स रिलेट करेंगे। और कैसे रिलेट करेंगे कि हर फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट जो है उसकी सेकंड सेट में सिर्फ एक ही कॉरस्पॉन्डेंस होगी। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल कुछ यूँ लेते हैं। हमारे पास सपोज के ये एक रिलेशन है, ठीक है, एक ए सेट है, फर्स्ट सेट, बी जो है वो हमारे पास सेकंड सेट है, और हमने फर्स्ट ए सेट को बी सेट से रिलेट किया है। तो हम अब इसमें एक फ़ंक्शन बनाना चाहते हैं कि हम फ़ंक्शन किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या थी कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स की कॉरस्पॉन्डेंस हो दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ। किस तरह से, सपोज ये फर्स्ट एलिमेंट को हम रिलेट कर रहे हैं इसके साथ, इसको ये और ये। अब देखें, पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स की कॉरस्पॉन्डेंस है बी सेट के साथ, दूसरे सेट के साथ, लेकिन किस तरह से है कि इसका एक एलिमेंट इसके सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट है। ठीक है, अब हम इसकी एक और डेफिनेशन एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम ये रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ हमारे पास अब ये एक और रिलेशन है ए से बी की तरफ, और हम इसके एलिमेंट्स को इस तरह से रिलेट कर दें तो ये क्या है कि ये भी एक हमारे पास फंक्शन ही है। ठीक है, 5 जो है वो एक ही एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, और 6 मतलब कि 5 की जो है वो सिर्फ एक ही इमेज है। इस तरह से नहीं है कि हम इनपुट एक ही दे रहे हैं और हमारे पास 2 आउटपुट्स आ रही हैं या 2 रिज़ल्ट आ रहे हैं, कुछ इस तरह से नहीं है। और अगर कुछ इस तरह से हो कि हम कुछ इस तरह से अगर कोई एक फंक्शन को हम कहते हैं कि एक रिलेशन है जो कि इस तरह से, तो ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ये भी फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन होगा। ठीक है, कभी भी किसी एक एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज जो है वो सेट बी में एक ही होगी, यूनिक होगी, वो कभी भी दो नहीं होंगी। ठीक है, जिस तरह से इसमें थी एक ही उसकी इमेज थी, या ऊपर वाले सेट में हमने देखा हर एलिमेंट की जो है वो यूनिक इमेज है। ठीक है, या यूनिक उसकी जो है ना आउटपुट है। अब हम चलते हैं फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज की तरफ। फ़ंक्शन की डोमेन की जब हम बात करें तो फ़ंक्शन की डोमेन क्या होती है कि जो भी हमारे पास ये फ़ंक्शन है ना, जिस तरह से हमने दो ऊपर
फंक्शन बनाए थे, ठीक है। तो इसमें जो सेट ए के वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज सेट बी में हो, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो फंक्शन की डोमेन होती है, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक में इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखी गई है। अच्छा, तो हमारे पास उन्होंने फ़ंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर हमारे पास एक फ़ंक्शन f है फ्रॉम x टू y, उन्होंने कहा है कि एक फ़ंक्शन है जो कि एक रूल या कॉरस्पॉन्डेंस है, किस तरह से कि वो असाइन करता है एक कॉरस्पॉन्डिंग एक रिलेशन, एक कॉरस्पॉन्डेंस असाइन करता है ईच एलिमेंट x या ईच x इन x, मतलब x सेट के हर x एलिमेंट को वो असाइन करता है टू अ यूनिक वैल्यू इन y, यूनिक वैल्यू y देता है y में, ठीक है। तो जो सेट x होता है ना वो क्या कहलाता है, वो उसकी डोमेन कहलाता है, ठीक है। सेट x उसकी डोमेन है, तो सेट x जो है ना वो उसकी डोमेन होगा, ठीक है। या जिस तरह से ये हमने ऊपर फंक्शन बनाए थे, तो इसमें सेट a जो है इसका या इसका जो भी है ये इस फंक्शन की डोमेन है, ठीक है। इसकी हम मज़ीद एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उससे पहले हम रेंज का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो रेंज ऑफ फंक्शन की जहाँ पे बात की है तो उन्होंने पिछली ही इक्वेशन डेफिनेशन को जो है ना वो फॉलो किया और लिखा है कि सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y, मतलब कि वो एलिमेंट्स जिनके साथ x की कॉरस्पॉन्डेंस बनाई गई है, रिलेशन बनाया गया है y के साथ इन y में, ठीक है। मतलब कि वो एलिमेंट्स सिर्फ जिनको हमने असाइन की थी वैल्यू, जिनके हमारे पास रिजल्ट्स आए थे, ठीक है, सिर्फ वो वैल्यूज़ जो है ना वो क्या कहलाएंगी, रेंज ऑफ द फंक्शन। जिस तरह हमारे पास जो पिछले हमने फंक्शंस लिखे थे तो उसमें हमने कुछ एलिमेंट्स छोड़ दिए थे, मैं बताती हूँ। ये एक ए था, और ये बी, और ये रिलेशन था, ये कुछ सपोज एलिमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पे, और ये, ठीक है। तो अगर हम सपोज यूँ एक इसका फंक्शन बना दें, ठीक है, तो हमने पहले डोमेन लिखनी है। तो डोमेन में हम क्या लिखेंगे, सेट ए, क्योंकि सेट ए की तमाम वैल्यूज़ जो हैं उसको एलिमेंट्स जो हैं उनको वैल्यू असाइन की है, ठीक है। पहली बात ये कि अगर हमें इस तरह से जब भी सेट्स दिए गए और हमें ये पूछा जाए कि क्या ये फंक्शंस हैं या नहीं हैं, तो सबसे पहले हमें सेट ए को चेक कर लेना चाहिए कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को वैल्यू असाइन की भी गई है या नहीं की, ठीक है। वो मतलब जज कर रहे होते हैं कि आपने क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो पहले ये कि उसकी तमाम वैल्यूज़ असाइन की गई हैं या नहीं की गई। तो जो अगर तमाम वैल्यू असाइन की गई हैं तो जो सेट ए होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसकी डोमेन होगा, ठीक है। और जहाँ तक रेंज की बात है तो हमने कहा कि सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वाई, मतलब कि वो उन एलिमेंट्स का सेट जिनको वैल्यू जिनके साथ हमने वैल्यू असाइन करवाई थी। तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, हमारे पास ए आएगा, ठीक है। जो सेट बी होता है ना, इसको हम नाम देते हैं कोडोमेन का। अब हम मज़ीद इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप मतलब जब आंसर करना है, क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में और आपने आंसर करना है, तो डायरेक्ट आपने तो डोमेन और रेंज लिखनी है ना। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए कैसे हमें पता चलेगा कि एक्स स्क्वेयर की रेंज क्या है, उसकी डोमेन क्या है, मैं आपको ना रफ सा समझा रही हूँ। अच्छा, ये हमारे पास हम दो सेट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है ना उसकी डोमेन क्या होगी। तो हमने डोमेन जो है ना वो रियल नंबर्स में से ही सर्च करनी होती है, ठीक है। तो रियल नंबर्स तो आप लोग सारे फर्स्ट ईयर में पढ़े ही होंगे, पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ का पता है, ठीक है। तो मैं कुछ रियल नंबर्स यहाँ पर लिख रही हूँ।
ठीक है। तो ये रियल नंबर्स जो है ना, अब हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बनानी है। बी में भी मैं सेम रियल नंबर्स ही पहले लिखूँगी, सो ऑन, ठीक है। तो अब हम ना इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और देखेंगे कि रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। सबसे पहले हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ज़ीरो पुट करें। हमने ये देखना है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो हमारे पास उसका रिज़ल्ट जो है वो डिफाइंड आए, ठीक है। इनपुट ये दें, मतलब कि x की वैल्यू हम इनपुट करें तो हमारे पास उसका जो रिज़ल्ट है वो डिफाइंड आए। डिफाइंड का क्या मतलब है कि ना ही तो वो इन्फिनिटी आए और ना ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर आए, ठीक है। ना ही तो वो इन्फिनिटी आए और ना ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर आए। और अब हम यहाँ से सेट ए से वैल्यूज़ लेते जाते हैं, एक्स में पुट करते जाते हैं और देखते हैं कि वो डिफाइंड वैल्यूज़, उसका आंसर जो है वो डिफाइंड आएगा। तो हम ना रियल नंबर्स में से ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, तो ज़ीरो इज़ अ डिफाइंड नंबर। वन पुट करेंगे तो वन आएगा, टू पुट करेंगे तो फोर आएगा, थ्री पुट करेंगे तो नाइन आएगा, मतलब कि डिफाइंड आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। माइनस वन पुट करेंगे तो वन आएगा, माइनस टू पुट करेंगे तो फोर आएगा, माइनस थ्री पुट करेंगे तो नाइन आएगा, मतलब डिफाइंड आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम डोमेन में क्या लिखेंगे, अब पूरी लाइन में देख लो, ठीक है। कुछ भी एक डिजिट इसमें एक्स स्क्वायर में पुट करो और देखो उसका जो आंसर है ना वो डिफाइंड आएगा। तो अब डोमेन में वो वाले सारे नंबर्स आएंगे जिन पर इसका आंसर डिफाइंड आया था, वो वाले नंबर्स आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो वाले नंबर्स आएंगे जिस पे आंसर डिफाइंड आया था, ठीक है। आंसर डिफाइंड, आंसर्स नहीं लिखने, वो वाले नंबर्स लिखने हैं जिन पे आंसर डिफाइंड आ रहा था, वो वाले नंबर्स लिखने हैं। तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स आ रहे थे ना, या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। इसको हम यूजुअली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ। तो ये हमारे पास क्या है, डोमेन है। अब रेंज की बात करते हैं। अब ज़ीरो पे ज़ीरो आंसर आया था, वन पे टू आया था, थ्री पे यहाँ पे कहीं नाइन होगा, फोर पे कहीं पे 16 होगा, माइनस वन पे वन आया था, सॉरी ये टू पे फोर आया था, माइनस टू पे भी फोर आया था, माइनस थ्री पे फिर से यहाँ कहीं नाइन होगा वो आया था, ठीक है। ये मैं एक रफ सा स्केच बता रही हूँ आप लोगों को। तो देखें कि आंसर कर रहे हैं तो हमारे सॉरी हम वैल्यूज़ जो हैं वो इनपुट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो किसी चीज़ का स्क्वायर आ रहे हैं, स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें कि रियल नंबर्स में से क्या वो नेगेटिव भी आ रहे हैं या पॉजिटिव भी आ रहे हैं या वो क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव आ रहे हैं। आप नेगेटिव वैल्यूज़ भी एक्स में पुट करोगे तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारे पास इसकी अब जो रेंज लिखनी है ना वो वाले नंबर्स ही लिखने हैं बस जिनके साथ कॉरस्पॉन्डेंस बनाई गई थी, मतलब कि जो हमारे पास रिज़ल्ट में नंबर्स आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आता जाएगा, कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ वो कोई भी नंबर आता जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम रेंज क्या लिखेंगे, इसकी रेंज होगी हमारे पास सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। मैंने तो इसमें से मतलब ये होल नंबर्स लिए ना, आप इसमें से कोई पॉइंट्स में भी नंबर्स लेके चेक कर सकते हो। रियल नंबर में तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 1.1 होगा, 1.2, 1.3, 2.2, 1 दो रियल नंबर्स के दरमियान कितने सारे जो हैं वो रियल नंबर्स और होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। तो जो है ना, जो वो वाले सारे एलिमेंट्स जिनके साथ कॉरस्पॉन्डेंस बनाई गई हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेंज के सेट में आते हैं। अब मैं एक बात क्लियर कर दूँ नॉन नेगेटिव की और पॉजिटिव की, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे पॉजिटिव की, कोई कहे कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ये वन से शुरू होते हैं, वन से
अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, जब नॉन नेगेटिव की बात करते हैं तो ये ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये माइनर सा डिफरेंस है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉन नेगेटिव क्या था, पॉजिटिव क्या है, तो ये एक छोटी सी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद मैं मज़ीद कोई एक आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ ताकि ये डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट जो है ना ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि जो बच्चे आगे मैथ्स में फ्यूचर में मैथ्स में ही स्टडीज़ हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो ये डोमेन और रेंज तो कभी भी जान नहीं छोड़ने वाला आप लोगों की, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ, इस लेवल पे इसको थोड़ा सा कम ही मतलब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू ही आएगा डोमेन और रेंज का, लेकिन जो है ना ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिस स्ट्रॉन्ग हो तो ही बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ इसका, तो देन हम अपने जो है ना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, हमारे पास एक फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब हमने इसकी डोमेन और रेंज को जो है ना वो लिखना है। पहले तो सबसे पहली बात तो यही बन जाती है कि हमें एक गेम की तरह ले लेना हम इस चीज़ को, तो वो ज़्यादा इजी होता है अंडरस्टैंड करना। तो हम यही सपोज करते हैं कि हमने ढूंढना है, रियल नंबर्स हैं हमारे पास और हमने ढूंढना है कि कौन कौन से रियल नंबर्स जो हैं वो इसकी डोमेन में आएंगे और कौन कौन से रियल नंबर्स जो हैं वो इसकी रेंज में आएंगे। ठीक है, तो अगेन मैं आपको जो है ना एक रफ सा स्केच बना के बताऊँगी सेट्स में, इसको आप अपने रफ में रख सकते हैं, लेकिन जब आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी ना डोमेन और रेंज में तो आप तो फट से आंसर कर देंगे। अच्छा, फिर से वही बात कि हमने डोमेन में कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है, वो वैल्यूज़ लिखनी है जिस पे आंसर हमारा डिफाइंड आए। ठीक है, तो अब हम जो है ना पुट करते हैं, ज़ीरो पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 आएगा। ठीक है, फॉर एफ ऑफ ज़ीरो के लिए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 आएगा, इसका मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये तो इंक्लूड कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब 1 पुट करेंगे देन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, 2 पुट करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। 1 और 2 के दरम्यान में कितने सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं वो सारे पुट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। एफ ऑफ 3 पे हमारा आंसर 0 आएगा जो कि डिफाइंड नंबर है। ठीक है, अब -1 से पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तो भी हमारे पास जो है ना ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। -2 पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, -3 पे जाके ये आंसर करेगा 0। इसका मतलब -3 पे भी 0 और 3 पे भी 0। ठीक है, -3 और 3 पे आंसर क्या कर रहा है, 0। उसके बाद चलते हैं -4 और 4 की तरफ, तो 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 - 9 7। ठीक है, तो मतलब वो फिर आगे हमारे पास आंसर्स जो हैं वो डिफाइंड आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ कहीं ये होगा, यहाँ -4 का ये भी यहीं पे रिलेट करेगा। ठीक है, इस तरह से आंसर्स अब आना शुरू हो जाएंगे, डिफाइंड आंसर आना शुरू होंगे। जबकि 9 और -3 से लेके 3 के दरमियान में कोई भी रियल नंबर पुट कर लो तो हमारा आंसर जो था वो अनडिफाइंड आ रहा था। ठीक है, तो उसकी हम डोमेन किस तरह से लिखेंगे कि हम इसकी डोमेन लिखेंगे -∞ से -3 तक यूनियन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट ईयर में ये ब्रैकेट्स का बताया ही हो कि क्लोज ब्रैकेट कब लगाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट कब लगाते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं एक दफ़ा कि इस
क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो ये वाले एंड पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है ना ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो ये वाला एंड पॉइंट है ना ये इंक्लूड है। सेम ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारे पास उसकी डोमेन आ गई, ठीक है। अब इसकी रेंज की बात करते हैं। अब जब रेंज की बात करनी होती है ना, तो रेंज में अब हमने सिर्फ ये देखना होता है कि हमारे पास जो डोमेन का सेट था उसमें से जो वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं, मतलब अब ये -3 से 3 तक की वैल्यूज़ को नहीं देखना, उसके बाद वाली वैल्यूज़ को देखना है, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यूज़ को देखना है कि इन वैल्यूज़ पे हमारा आंसर किस तरह का आ रहा था। तो हमें ये देख के ही पता चल जाना चाहिए कि स्क्वायर रूट था ना, तो हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और ज़ीरो भी आ रहा था तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं आपको आंसर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।